आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 करने वाले हैं। ओ सदा नीरा 1 से 6 लेसन तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें। आज हम लोग लेसन 7 ओ सदा नीरा के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आंसर है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के पीछे मनुष्य की अहम भूमिका है। चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ बढ़ी, बाढ़ की प्रचंडता यानी बाढ़ जो है भयानक रूप धारण कर ली है, उसके पीछे मनुष्य की ही अहम भूमिका है। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। ऐसे ही अनगिनत वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की गई। घना जंगल और वृक्षों की जड़ें पानी को रोक कर रखती थी। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। वृक्षों के कट जाने से नदियों ने अपना धैर्य खो दिया, जिससे चंपारण की गंडक नदी एवं अन्य नदियां हर साल वर्षा ऋतु में बाढ़ की प्रचंडता का कारण बनती है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय है, कीमियाई प्रक्रिया में पारे को कुछ एक रासायनिक प्रक्रिया है। कीमियाई प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म करके सोने में बदला जाता है। यह बिल्कुल भिन्न पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। यही इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है। इस रासायनिक प्रक्रिया में एक धातु से दूसरे धातु का निर्माण किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया है, इतिहास की जो कीमियाई प्रक्रिया है, उसमें जो है एक का जो संस्कृति होता है वो दूसरे देश या दूसरी सभ्यता उसको अपना लेती है। तो दक्षिण की जो संस्कृति और रक्त थी, इस प्रदेश की निधि बनकर वहाँ की संस्कृति का निर्माण कर गए। यही इतिहास जो है कीमियाई प्रक्रिया कहलाई। धांगर शब्द का क्या अर्थ है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का जादूगर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो भारे का जादूगर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से चंपारण लाया गया था, और वहाँ की आदिवासी जातियाँ ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। ये जो हैं धांगर, वो जो हैं ओराव, मुंडा और लोहार इत्यादि के ही वंशज हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। जुल्म, अत्याचार और शोषण के द्वारा भारतीयों पर शासन करना अंग्रेजों की आदत बन गई थी। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ये जो क्वेश्चन है, ये तो इतिहास में भी पढ़ने के लिए मिलता है। नील्हे किसानों की क्या दयनीय स्थिति थी, ये हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो हर किसान अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हर किसान के लिए प्रति 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना जरूरी था। मजबूरी बस करना ही पड़ता था किसानों को। तो नील्हे किसान गोरों के हाथ की कठपुतली थे। नील की मांग कम हो जाने पर भी अंग्रेज़ों ने नील्हे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना जारी रखा। जब दूसरे प्रक्रिया से नील बनाया जाने लगा, रासायनिक विधि से जब नील तैयार होने लगा, तो ये जो नील की खेती थी, इसका जो मांग था कम हो गया। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ जो हैं किसानों से ये खेती करवाते ही रहे। इस प्रकार नील्हे किसान अंग्रेज़ों के अत्याचारों से पूरी तरह त्रस्त थे। पाँच नंबर क्वेश्चन है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में जल्दी से न पहुंच जाए।
तथा चंपारण पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन लगातार चलता रहे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं ली। अगर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार के जो भी राष्ट्रवाद की भावना थी, जो समाजवाद की भावना थी, वह धीरे धीरे पुल के माध्यम से जब वहाँ का आदमी यहाँ आता तो आवागमन होता तो वहाँ का विचार यहाँ पर फैल जाता। यही अंग्रेज नहीं चाहते थे, इसलिए चंपारण पर ब्रिटिश साम्राज्य जो थे वो गंगा पर पुल बनाने के लिए तैयार नहीं हुए और अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी नहीं ली। मेन कारण यही था कि विचारों का आदान प्रदान हो जाता, अगर पुल बन जाता तो वहाँ के लोग आसानी से इस जगह आ जा सकते थे, जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा इन तीनों गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। तीनों गांव में विद्यालय स्थापित किए और वहां के शिक्षक भी नियुक्त किए। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता तीनों गांव में तैनात किए गए। बरहरवा विद्यालय को यवन जी गोखले तथा उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। तो बरहरवा गांव का जो विद्यालय स्थापित किया गया था गांधी जी के द्वारा, वो कौन चला रहे थे? तो यवन जी चला रहे थे और उनकी पत्नी, विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया गया। वहीं पर जहां बरहरवा विद्यालय में यवन जी को स्थापित किए, वहीं पर नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी को मधुबन में स्थापित किए कि आप जाइए वहाँ का विद्यालय का देखरेख कीजिए, वहाँ संभालिए। भितिहरवा विद्यालय में वायुवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी द्वारा चलाया गया। तो वहीं भितिहरवा विद्यालय जो था वो चलाया गया वायुवृद्ध डॉक्टर देव जी के द्वारा। वायुवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी द्वारा चलाया गया। भितिहरवा आश्रम में स्वयं कस्तूरबा गांधी भी रही तथा इन कर्मठ स्वयं सेवकों की देखभाल की। तो गांधी जी की स्वयं पत्नी कस्तूरबा गांधी जो थी वह भी भितिहरवा आश्रम में रही और देखभाल सबों की करती थी। गांधी जी ने शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श बड़े ही स्पष्ट थे। वह स्कूलों में किसी तरह का नापातुला पाठ्यक्रम लागू नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे लीक से हटकर चलने के इच्छुक थे। उनके अनुसार शिक्षा छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने वाली होनी चाहिए। बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में शिक्षा प्राप्त करेंगे जो सुसंस्कृति हो और जिनका चरित्र निर्मल हो। उनके अनुसार शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि खेती और ग्रामीण जीवन को भी उत्तम बनाना भी होना चाहिए। तो शिक्षा का आदर्श ही गांधी जी मानते थे। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके पास इतना ज्ञान हो जाए कि वह भली भांति हर चीज़ समझ सके, खेती भी कर सके, ग्रामीण जीवन को भी उत्तम बना सके। तो यह शिक्षा वो देना चाहते थे सभी को। आगे का क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय में शिक्षक थे। इन्हें गांधी जी ने 1917 में बेल गांव से भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? तो बेल गांव से बुलाया था, भितिहरवा आश्रम में बुलाया था पढ़ाने के लिए। और ग्रामवासियों के दिल में जो भय डर था अंग्रेज़ों के प्रति, तो उसको दूर करने के लिए बुलाया गया था। पुंडलिक जी का व्यक्तित्व तेज, पूर्ण, बलिष्ठ शरीर और आवाज़ दबंग था। एकदम हिष्ट पुष्ट मानव थे। एक बार देख ले लोग तो डर जाएगा, इतना बलिष्ठ शरीर था। तो वो पढ़ाने के साथ साथ गांव वाले के दिल से डर को भी दूर किए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चौर और मन किसे कहते हैं? यहाँ किसे होगा, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? चौर उथले हुए ताल हैं। चौर क्या है? तो उथले हुए ताल हैं जिनमें सर्दियों और गर्मियों में पानी कम होता है तथा ये खेती में काम आते हैं। मन विशाल और गहरे ताल हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। जब गंडक नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपना पथ बदल लेती है। पुराने पथ पर कुछ उथले व कुछ गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिनसे चौर और मन का निर्माण होता है। तो चौर हो गया उथला और मन हो गया गहरा।
इनमें प्रमुख अंतर यह है कि चौर की तुलना में मन ज़्यादा गहरे होते हैं। तो मन ज़्यादा गहरा होता है, उसमें ज़्यादा पानी रहता है, और चौर जो हो गया वो उथला होता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है निबंध है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो ये बोलते क्षण से लिया गया है। ओ सदानीरा साहित्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा स्मरण है, याद रखना है। ओ सदानीरा जो है वह विधा जो है यात्रा स्मरण है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा से संबंधित है। तो गंडक नदी जो है ओ सदानीरा से संबंधित है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? तो भोर का तारा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 में, याद रखना। गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर कौन किए थे? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। कौन सी कृति माथुर की नहीं है? तो रेशमी टाई जो है वो माथुर जी की नहीं है। बाकी बात जो मेरी डायरी है, बंदी है, कोणार्क है, ये सब माथुर जी ही लिखे हैं। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो ये नंदनगढ़ है, याद रखना है, नंदनगढ़। विशाल का कौन सा स्तूप? तो नंदनगढ़। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे। ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण के विषय में इस चैप्टर में है। चंपारण जगह का नाम पूछे तो चंपारण, नदी का नाम पूछे तो गंडक। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? जंगलों का काटना। माथुर जी का जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश, जो पड़ता है शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में एक गांव शाहजहांपुर था, वहीं वो जन्म लिए थे। माथुर जी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो बिहार। कार्यक्षेत्र माथुर जी का कार्यक्षेत्र बिहार, वो बिहार में काम करते थे। माथुर जी बिहार में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया? तो 1944 में किया। 1944 में किया। माथुर जी लिखना किस दशक में शुरू किया था? चौथे दशक में। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव थे। निम्न में किसे मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा? हरि सिंह देव जी को। 26 क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में धांगरों को कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में लाया गया था। ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। जिस पात्र में धान रखा जाता था वह किसका बना होता था? सीक का बना होता था, सीक का। शिकारी और किसान के काम में आने वाले पदार्थ किसके बने होते थे? तो मूंज के बने होते थे। याद रखना, धान जो रखा जाता था वो सीक का बना होता था, और शिकार और किसान के जो काम में आने वाले हथियार थे वो मूंज के बने होते थे। नील की खेती का विस्तार किस सदी में हुआ था? नील की खेती का विस्तार 19वीं सदी में हुआ था। अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या था? तो यमन था। यमन जो था वह बड़े ही क्रूर साहब था। अमलवा कोठी के जो साहब था वो एमन था, याद रखना इसको। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र बाबू ने लिखी। गांधी जी चंपारण के कितने गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम की व्यवस्था की? तो 3 गांव में 3 विद्यालय स्थापित किए थे। श्री भवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले को किस गांव के विद्यालय का भार सौंपा गया? तो बरहरवा गांव का। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुवृद्ध और रोमन जी किस गांव के अध्यक्ष थे? भितिहरवा गांव के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने पुंडलिक जी को कहाँ बुलाया था? कहाँ से बुलाया था? तो बेल गांव से बुलाया था।
कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। कुशीनगर में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। कुशीनगर में जो है गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। वर्तमान और अतीत की आद्यंतहीन कड़ी है गंडक नदी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो भाईसा-लोटन को कहा जाता है। चंपारण का कश्मीर किसे कहा जाता है? भाईसा-लोटन को। कुशीनगर किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। किसका जल वैदिक सिद्धांत के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक है? सरैया मान का। सरैया मान का जो जल है वो वैदिक सिद्धांत के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक है। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन का समाप्त हुआ। इसे लिखें और याद करें। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा।